तो लगातार बात आज की परेड की, आज की तस्वीरों की, जो भव्य तस्वीरें आज निकलकर सामने आएंगी, जो दमखम आज देखने को मिलेगा, जो ताकत आज देखने को मिलेगी, लेकिन इस ताकत के बीच में जो एकता देखने को मिलेगी उसको लेकर लगातार हमारी चर्चा जारी है। ए.के. मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमारे खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ए.के. मिश्रा जी, देखिए, सुरक्षा भी हमने इस बार बेहद कड़ी देखी और हमने देखा किस तरीके से पीएम मोदी लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अडेप्टेशन को लेकर, उसकी विशेषताओं को लेकर लगातार जोर देते हुए नजर आए, लेकिन उसकी बानगी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आज जो पुलिस है आज वो एआई ग्लासेस पहनने वाली है, यानी कि एआई ग्लासेस के थ्रू आज इंस्पेक्शन होने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए, अगर इस चीज को देखा जाए तो सुरक्षा के लिए जो आयाम है, जो जरूरतें हैं, वो बदलती जा रही हैं। अभी आपने एक शब्द यूज किया, एआई। जहां दुनिया अभी एआई के बारे में सोच रही है कि हमें इसको अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तमाम तरीके के डिस्कशन हो रहे हैं। भारत आज वहां पॉजिटिव वे में एआई के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, यानी कि ह्यूमन, इंसान की, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था में ही क्यों ना हो, आपकी कैपेबिलिटी में एक वैल्यू एडिशन साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे कर सकती है। अगर आप एआई से इक्विप्ड, एआई पावर्ड अगर आप ग्लासेस यूज करते हैं सुरक्षा के लिए, तो बहुत सारी जानकारियां, जहां तक आपका विजन जाएगा, बहुत तेजी से, ऑफ कोर्स एआई का फायदा तो है ही कैलकुलेशन करना और जो डाउटफुल फैक्टर्स हैं उन चीजों को अलग करना और उन पे फोकस करना। मुख्यतः जो है, अगर कोई एआई इक्विप्ड ग्लास अगर पहनता है सुरक्षा के लिए, तो वो ये है कि अगर कहीं कोई संदेहास्पद चीज दिख रही है तो उसको अलग करना और उस पर एक टीम फोकस करना शुरू कर देती है कि इनकी जांच किया जाए, इनको पकड़ा जाए, क्या किया जाए। ये बताता है कि कितने माइक्रो लेवल पे, यानी कितने छोटे लेवल पे सुरक्षा के लिए भारत की सरकार व्यवस्था करने को तैयार है। अगर परेड में एक जवान एआई ग्लास पहनता है, लेवल पर सुरक्षा को लेकर काम किया जा रहा है और इसी चीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा और त्यागी जी का रुख करूंगा। त्यागी जी, अगर बात करें भैरव लाइट कमांडो बटालियन को लेकर, तो पहली बार परेड का हिस्सा भैरव लाइट कमांडो बटालियन बनने जा रही है। मैं आपसे समझना चाहूंगा त्यागी जी, किस तरीके से भैरव लाइट कमांडो बटालियन काम करती है, किस तरीके से सेना का सहयोग करती है। त्यागी जी, देखिए, लड़ाई हो या आतंकवाद को कंट्रोल करना हो, सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है स्पीड के साथ एक्शन लेना। अब जो हमारी इन्फेंट्री बटालियन है, ये उतनी स्पीड से एक्शन नहीं ले पाती। दूसरा, जो हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस है, जैसे हमको कहीं पे कमांडो उतारने हैं, जो हमने 1971 में बांग्लादेश में उतारे थे, वो एक स्ट्रेटेजिक थिंग है। तो अब इन्फेंट्री बटालियन और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के बीच में जो गैप था, उस गैप को भरने के लिए भैरव बटालियन का निर्णय लिया गया। अब ये भैरव बटालियन, जैसे इन्फेंट्री बटालियन में 800 से 900 जवान होते हैं, जबकि भैरव बटालियन में केवल 250 जवान है। खास बात क्या है, इट वर्क्स लाइक ए क्विक रिएक्शन टीम, QRT, यानी कि ये जल्दी से जल्दी अपना काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एयरबोर्न ऑपरेशन हो या अंडर वाटर ऑपरेशन हो, दोनों तरह की ट्रेनिंग इनको दी जाती है। 250 जवान है, उन 250 जवानों में सारी तरह की चीजें इन्वॉल्व है, यानी कि उनके पास ड्रोन भी है, एंटी ड्रोन भी है, उनके पास आर्टिलरी भी है, उनके पास एयर डिफेंस भी है। यानी कि ये एक कंपोजिट फोर्स हो गया, क्विक रिएक्शन टीम हो गई। इसको LAC और LOC, यानी कि चाइना और पाकिस्तान दोनों पर डिप्लॉय किया जा सकता है। क्विक एक्शन टीम, अब ये क्विक एक्शन टीम का मतलब ये है कि अगर इंफॉर्मेशन मिलती है कि देयर इज सम टेररिस्ट एक्शन समवेयर, तो सबसे ज्यादा तेज गति से मूव करने वाली भैरव बटालियन वो भी कर सकती है। युद्ध के दौरान कोई स्पेशल सर्जिकल काम कि एक जगह जाके काम करके तुरंत वापस आना है, वो भी दिया जा सकता है। ये कन्वेंशनल इन्फेंट्री बटालियन के रोल्स में नहीं होता या स्ट्रेटेजिक पैराट्रूपर्स के रोल में नहीं होता, वो भैरव बटालियन को दिया जाएगा। अब ऐसी करीब 25 बटालियन को हमें बनाना है, 12 बन चुकी है, 13 और बननी है। भैरव बटालियन का एडिशन हमको फुर्ती दे रहा है और हमको फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। और खाली भैरव बटालियन नहीं है, हमने रुद्र ब्रिगेड भी बनाई है। अब ये रुद्र ब्रिगेड में क्या है, मैं जरा सा बता दूं आपको कि जैसे इन्फेंट्री ब्रिगेड होती है तो उसमें करीब 3000
होते हैं सिपाही, बिल्कुल। और जो डिवीजन है ब्रिगेड के ऊपर उसमें 10,000। तो हमें इस गैप को बीच में कहीं 7,000 पे लाना था और इन्फेंट्री और आर्टिलरी दोनों को जोड़ना था। देखिए, इन्फेंट्री जब अटैक करती है तो अटैक करने से पहले दुश्मन की जगह को सॉफ्ट करना होता है। तो जनरली इन्फेंट्री और आर्टिलरी अलग अलग रहते हैं, मगर इसमें एक साथ जोड़ दिया गया ताकि आर्टिलरी का फायर हो, एरिया सॉफ्ट हो जाए और तब इन्फेंट्री अटैक करे। बिल्कुल टीपी त्यागी जी, और यही खासियत इस बटालियन की जो कि आज देखने को मिलेगी। राहुल जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्या लगता है क्योंकि आज सबसे बड़ा हाईलाइट क्या रहने वाला है जो सबसे ज्यादा लोगों का मन होता हुआ नजर आएगा? देखिए, मैं मानता हूं कि जो लोगों का ध्यान, तो देखिए जो तमाम जो सैन्य शक्तियां दिखेंगी, जिस तरह से एयरफोर्स के जो है कि 29 विमान दिखेंगे, जिसमें कि हम लोग पूरा MiG-29 के साथ साथ राफेल जैसे विमानों की शक्तियां देखेंगे, उसके ऊपर तो ध्यान रहेगा। लेकिन पूरे दुनिया का ध्यान कहां पे रहेगा, जरा उस नजरिए से भी देखना होगा। और दुनिया का ध्यान, अभी दुनिया की नजरें जो टिकी हुई हैं भारत यूरोपीय यूनियन जो समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कल घोषणा होने वाली है, उसके ऊपर नजरें टिकी हुई हैं। ये कि भारत वहां पे किस प्रकार से वो समझौता किस रूप में होने वाला है। क्योंकि अगर अमेरिका ने जिस तरह से ट्रेड वार छोड़ा हुआ है और ट्रंप का जो 1 साल का जो कार्यकाल अभी बीता है, वो भारी टैरिफ के लगातार धमकियों के बीच में, आनन फानन के बीच में बीता है, वैसे स्थिति में हमें लग रहा है कि देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोगों के बहुत सारे देशों के साथ है, कई सारे समझौते जो है कि अतीत में भी हुए हैं, लेकिन जो यूरोपीय यूनियन के साथ वाला जो समझौता है उसके ऊपर बड़े विशेष नजर रखने की जरूरत होगी। और यहाँ पे जो पूरी तैयारी जो चीजें नजर आ रही है हमें कि भारत के लिए, देखिए भारतीय निर्यात के लिए, क्योंकि अमेरिका का मार्केट अगर जो अवरुद्ध हुआ है, उसके लिए जो एक हमें वैकल्पिक रास्ते की जरूरत थी, वो एक बहुत बड़ी सफलता वाली स्थिति होगी। यही कारण है कि यूरोपीय यूनियन के एक नहीं बल्कि उसके दो जो है कि प्रमुख निर्णयकर्ता, जो आज हम लोग गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि बने हुए हैं, और वो यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में भारत यूरोपीय यूनियन के संबंध जो है वो आज भी चर्चा में रहेगा। चूंकि 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के रूप में है, और वो कल भी चर्चा का विषय बना हुआ रहेगा, केवल भारत के संदर्भ में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर। और हमें लग रहा है कि ये मॉडल के रूप स्थापित करेगा ये पूरे दुनिया भर में, कि दूसरे देश भी इसको देख के प्रेरित हों। और इस तरह से जब अमेरिका एक तरह से टैरिफ लगा के, अब सोचिए WTO जैसी संस्थाओं की क्या अहमियत रह गई है ऐसी स्थिति में, उस स्थिति में फिर से वर्ल्ड में किस प्रकार से न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर को स्थापित किया जाए, उसके लिए एक बड़ा प्रयास है ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मिश्रा जी, दूसरी ओर मैं आपका रुख करना चाहूंगा इस तरीके से। यहाँ पर मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से सेना को लेकर अगर बात करें तो सेना के द्वारा भी यहाँ पर एक बड़ा मैसेज इस बार कर्तव्य पथ के माध्यम से दिया जाएगा और सेना की एकजुटता को दिखाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। मिश्रा जी, इस बार हम ये देखेंगे कि जल, थल और वायु सेना की अलग अलग झांकियां नहीं है, बल्कि तीनों सेनाओं की संयुक्त एक झांकी जो है इस बार कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी। देखिए, है क्या, सेना के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है विगत कुछ सालों में। पहले तीनों सेनाएं अलग रहती थी और युद्ध क्षेत्र में अगर देखा जाए तो तीनों सेनाओं का जो कमांड होता था, जो एक्शन होता था, वो अलग अलग तरीके से नियंत्रित होता था। बिल्कुल समय को देखते हुए तीनों सेनाओं और तीनों सेनाओं के साथ साथ कुछ और नई चीजों को भी ऐड किया गया है। जैसे मैंने आपको साइबर वार की कंडीशन में अगर कोई हो तो उसके लिए, अभी आप AI चश्मे की बात कर रही थी, जो कि पुलिस के लेवल पे निगरानी करने वाले पुलिस के जवान सड़कों पे दिल्ली में पहन करके आज मुस्तैद हैं। तो अब जब सेना का तीनों, अब आप ये देखिए तीनों सेनाओं के भी एक हेड बन गए हैं, कमांड सेंटर एक बन गया है तीनों। ये जरूरत थी, ग्लोबल पावर अगर बनना है तो ये जरूरत थी कि एक वॉर फील्ड में आज तरह तरह की चीजों को सिंक होना, एक साथ आना जरूरी है, तभी रिजल्ट मिल पाएगा, अदरवाइज डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो जब तीनों सेनाएं मिल गई हैं, उनके ऊपर एक और जो है आप एक कमांडमेंट देख लीजिए, एक पावर सेंटर बन गया है, तो जरूरी है कि अब तीनों सेनाओं को अलग अलग करके ना देखा जाए। अब जरूरत इस चीज की है कि हमारी सेनाएं एक हैं, एक सेंटर पावर है सेना का, एक थिंक टैंक है सेना का, एक ही जगह है, एक ही ऑफिस है कि सेना भारत की कहां पे क्या करेगी, थल सेना क्या करेगी, ये सारी प्लानिंग, सारी स्ट्रेटजी एक जगह बनेगी, कमांड सेंटर एक है। तो तीनों सेनाओं को ये इसका सिंक आपको आज के परेड में भी दिख रहा है। जो सिंक हमने ऑफिशियल वे में किया, एग्जीक्यूशनल वे में किया, वो परेड में वही सिंक आपको दिख रहा है कि तीनों सेनाओं को अलग अलग ना करके एक साथ ही वहां पे दिखा रहे हैं।
ये एक बेहतरीन सिंक का प्रेजेंटेशन है। बिल्कुल, और यही सिंक की झलकियां हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी थी। और टीपी त्यागी जी, आज एक बेहद स्ट्रांग मैसेज जाने वाला है पाकिस्तान को कि कोई नापाक मंसूबे वो पाले, लेकिन उससे पहले उसको याद दिला दिया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और यही आसमान में भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इसी का पाकिस्तान को डर भी है, क्योंकि उनके लोग बार बार ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, जारी है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन ने दो चीजें देख ली हमारी। पहली देखी इंटीग्रेशन और दूसरी देखी इनोवेशन। अब इंटीग्रेशन में हर जगह, यानी कि आज जो 26 जनवरी को जितनी चीजें आप देख रही हैं, इनके बेसिस में इंटीग्रेशन है। अगर भैरव बटालियन है तो उसमें एयरबोर्न ऑपरेशन भी है, अंडर वाटर ऑपरेशन भी है। अगर रुद्र ब्रिगेड है तो उसमें इन्फेंट्री की ब्रिगेड भी है, आर्टिलरी भी है। ऐसे ही हर फॉर्मेशन के अंदर इंटीग्रेशन को दिखाया गया है। जैसे मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा कि नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, अगर ये कंसर्टेड एक्शन है, और ये एक प्रिंसिपल भी है कि होलिस्टिक वे ऑफ वर्किंग इज बेटर देन वर्किंग इंडिविजुअली एंड सेपरेटली। तो एक तो हमारा इंटीग्रेशन है, जिसको देख के पाकिस्तान अभी तक आश्चर्यचकित है कि ऐसा कैसे हुआ कि उसकी मिसाइल, उसके ड्रोन, उसके एयरक्राफ्ट हमारी एयर डिफेंस वॉल को क्रॉस ही नहीं कर पाए। तो ये तो इंटीग्रेशन है। अब इनोवेशन, आज तक तो हमारी इंडियन आर्मी के अंदर एयरफोर्स की क्या नाम ड्रोन्स की बटालियन नहीं थी, लेकिन अब तो हमने शक्तिमान बटालियन कर दी है। अब उसमें ड्रोन्स भी हैं, एंटी ड्रोन्स भी हैं और लॉइटरिंग म्यूनिशन भी है। लॉइटरिंग म्यूनिशन का मतलब कि वो ड्रोन जो अपने टारगेट के ऊपर चक्कर लगाता है, चक्कर लगा के जब यकीन हो जाता है कि यस इट इज इन माय रेंज, प्रिसाइसली करेक्ट, तब अटैक करता है। दैट इज कॉल्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन। तो उसमें लॉइटरिंग म्यूनिशन भी है। तो दिस इज कॉल्ड इनोवेशन। So integration plus innovation is the basis of the military might which is being displayed today on Republic Day. Now, not only this, मैं बार बार थोड़ा सा संविधान की तरफ भी आ जाता हूँ। आपने हमारी संविधान की धारा 51A में हमारे कर्तव्य बताए गए हैं और उसमें 11 कर्तव्य हैं, और उन 11 कर्तव्य में से 2 का जिक्र करता हूँ जो मैम ने किया था कि उसमें एक कर्तव्य ये भी है, द डिग्निटी ऑफ द वीमेन इज टू बी मेंटेन्ड। नाउ हियर द स्ट्रेंथ ऑफ द वीमेन इज बीइंग मेंटेन्ड, वरना सीआरपीएफ की कमांड लेडी को ना दी गई होती जी। मगर उसमें एक कर्तव्य ये भी है कि नो योर एम्बलम, नो योर राष्ट्रगीत, जो वंदे मातरम में आ गया। लेकिन उसमें जो मैंने शुरू में कहा था एक बात, कि ये अगर ऐड किया जाए कि हमारी नागरिकता जो जन्म के ऊपर आधारित है, अगर वो आस्था के ऊपर आधारित होती। मैं एक फौजी हूँ, मुझे चाइना और पाकिस्तान से कोई डर नहीं है। जो हमको प्रॉब्लम है वो उस हाफ फ्रंट से है जो हिंदुस्तान में है। अगर नागरिकता को आस्था के साथ जोड़ा जाए तो फिर ये हाफ फ्रंट को डाइल्यूट करने का सबसे बढ़िया तरीका होगा। ऐसा मेरा सजेशन है। मे और मे नॉट बी ओके। बिल्कुल त्यागी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जिस तरीके से आपने जिक्र किया बिल्कुल ठीक कहा। राहुल जी, मैं आपका रुख करूंगा। दूसरी ओर राहुल जी, अगर हम पूरी परेड की थीम को लेकर बात करें तो 150 वर्ष वंदे मातरम की थीम पर परेड जो है वो आयोजित की गई है। राहुल जी, मैं आपसे इस थीम को समझना चाहूंगा, इसके मकसद को समझना चाहूंगा। देखिए, वंदे मातरम का जिस तरह से 150वीं वर्षगांठ पूरा देश जो है कि बहुत धूमधाम से मना रहा है, वैसे स्थिति में गणतंत्र दिवस में उसकी झलक ना दिखे, ये तो एक अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति। अगर वंदे मातरम को हम लोग देखते हैं तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार के देश के आजादी में इसका कितना जबरदस्त योगदान है। देश के राष्ट्रवाद का जो है कि पूरा का पूरा जो है कि ज्वाला उत्पन्न करने में लोग वंदे मातरम के गीत गाते हुए किस तरह से जो है कि फांसी पर चढ़ गए। अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कि उन्होंने बिगुल फूंक दिया। देखिए, अंग्रेजी साम्राज्य, आज हम लोग स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य वो साम्राज्य थे जिसके बारे में माना जाता था कि सूर्य जो है कि कभी डूबता ही नहीं उसका।
तो उससे टकराना और उससे टकराने की शक्ति कहां से आ रही थी। तो इस प्रकार के जो गीत थे वंदे मातरम, जो हम लोगों के भीतर जो है कि एक ऊर्जा प्रदान कर रही थी, और वो ऊर्जा किस रूप में थी, उसको नई पीढ़ी को बताना, उसको पूरे देश को बताना, ये 150वीं जयंती पे होना बहुत आवश्यक चीजें थी। कई चीजें ऐसी थी जो चर्चा में नहीं होती थी, वो कई चीजें जो है कि वो चर्चा के दायरे से जो है कि बाहर हो गई थी। जैसे मैंने बताया कि कानपुर से किताब प्रकाशित हुई थी, उस किताब में वंदे मातरम के एक एक जो है कि जो वर्णन है, उसमें सुजलाम सुफलाम जो भी तमाम वर्णन है कि हमारी भारत माता को लेके, उसके तमाम पेंटिंग्स हैं, और उन पेंटिंग्स को आज काफी विस्तृत तौर पे हम लोग कर्तव्य पथ पे देखेंगे अभी जब परेड के दरमियान में। तो वो उस मामले को सामने में लाके कहीं न कहीं एक तरह से देखिए राष्ट्रवाद को मामले को यहाँ पे सामने में रखा गया है, राष्ट्रभक्ति के मामले को सामने में रखा गया है, और फिर से विविधता में एकता का मामला, संपूर्ण देश को जोड़ने का मामला, वो एक जो सबसे गहन तथ्य है उसको रखा गया है। क्योंकि देखिए जो भारत की परिस्थितियां हैं, हम लोग आज अगर सफल हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि 1947 में देश आजाद होता है, ये संविधान 77 वर्षों से लगातार जो है कि उसी रूप में, उसमें समयानुसार कुछ संशोधन परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन संविधान मूलभूत तौर पे वही संविधान है हमारे यहाँ पे। तो इसके पीछे का कारण सोचिए कि यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं पाकिस्तान जैसा देश जो है, वो उसको दो सुपर पावर्स का हम लोगों ने देखा, उसको चीन की भी शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, चीन का भी समर्थन प्राप्त होता है, उसे अमेरिका का भी समर्थन प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी वो हम लोगों के सामने में जो है कि टिक नहीं पा रहा है। तो ये इस प्रकार का मूलभूत तत्व कैसे रखा गया है, उसके पीछे हमारी संविधान और वंदे मातरम जैसी जो शक्तियां मौजूद हैं यहाँ पर। बिल्कुल, तमाम नई चीजें इस बार देखने को मिलेंगी और सभी की निगाहें उस पर टिकी हैं, लेकिन ये तमाम तस्वीरें फिलहाल निकलकर सामने आ रही हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें कर्तव्य पथ पर जिस तरीके से आज शक्ति का, दमखम का प्रदर्शन, और उसी से पहले की ये तस्वीरें तमाम मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चला है, और कुछ ही देर में आज देश का दमखम पूरा विश्व देखने वाला है। तमाम खास बातें, तमाम बड़ी बातें। बिल्कुल हर्षा, बिल्कुल ठीक कहा। और इस बीच अगर हम राज्यों को लेकर बात करें तो राज्यों से भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तस्वीर बिहार से निकलकर सामने आई है, और बिहार में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रम जो है, खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और यहाँ पर किस तरीके से अगर हम बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को लेकर बात करें, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, किस तरीके से वो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम यहाँ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं उनके सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिहार से तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं, और बिहार के राज्यपाल जो हैं वो तस्वीरों में नजर आए। और इस बीच तस्वीरें कुछ आपके स्क्रीन पर दिल्ली से आप देख सकते हैं किस तरीके से फुल ड्रेस रिहर्सल जब हुई, उस दौरान की तस्वीरें निकलकर सामने आई। और अब से कुछ ही देर के बाद अगर हम कर्तव्य पथ को लेकर बात करें तो कर्तव्य पथ पर भारत का साहस, भारत की गरिमा, भारत की ताकत पूरा विश्व देखेगा। बिल्कुल, कुछ ही देर में पीएम मोदी भी आएंगे और मेमोरियल पर पुष्पांजलि देते नजर आएंगे, और उसके बाद ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। बिल्कुल हर्षा, जाहिर तौर पर अगर बात यहाँ पर गणतंत्र दिवस को लेकर बात करें तो खास कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में शुरू होगा, जिसका इंतजार अगर हम बात करें भारत के सभी लोगों को है, ना केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी लोगों को इसका इंतजार है। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे खास मेहमान तो लगातार जुड़े ही हैं, लेकिन हमारे सहयोगी अजय जांडियाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या तैयारियां हैं, सुरक्षा कैसी है, एक्साइटमेंट कैसी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज देश भर में गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है हर जगह पर, जम्मू कश्मीर की बात करें, देश भर की बात करें तो सुरक्षा के कड़े जो है वो बंदोबस्त किए गए हैं, मगर उसके साथ साथ इस पर्व को मनाने की तैयारियां भी पूरी की गई हैं। और मैं जिस जगह पे हूं, ये जगह जो है बहुत बड़ी अहम है। आप देखेंगे ये सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, और इसके ठीक जो बाहर जो आप देखेंगे बीएसएफ के जवान जो है वो तैनात हैं। बीएसएफ के जवानों ने बीती रात पाकिस्तान की एक नापाक कोशिश को नाकाम किया, और एक घुसपैठिया जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था उसे मार गिराया, और इस चीज को सुनिश्चित किया कि देश का तिरंगा जो है यहां पर पूरे तरीके से सुरक्षित रहे, देश की सरहदें सुरक्षित रहे। मैं एक तस्वीर आपको बताऊंगा, तो यही अंतर्राष्ट्रीय सीमा का वो इलाका है जहां
पर एक तिरंगा 135 फीट ऊंचा तिरंगा लग रखा है और यह इस तिरंगे की खासियत यह है कि सियालकोट से इसको देखा जा सकता है। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरह से इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए सरहद पर बीएसएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस या अन्य अर्धसैनिक बलों के जवान जो हैं जम्मू कश्मीर में वो तैनात हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि दुश्मन के तमाम जो नापाक इरादे हैं उसको नाकाम किया जा सके। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो लगातार हाई अलर्ट पे है। बीती रात की अगर बात करें तो आप देखें पाकिस्तान ने इसी सरहद के इलाके में जो है वो ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश की थी और उसे नाकाम किया गया। इससे पहले भी कई बार ये कोशिशें हो चुकी हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं यही तारबंदी का इलाका है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, जिसे ब्रीच करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से बार बार होती है और बार बार पाकिस्तान इस जगह को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसी यहीं से थोड़ी दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीती रात भी एक घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हुई थी और उस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया और एक घुसपैठी को जो है वो मार गिराया गया है और अब भी पूरे इलाके में अलर्ट जो है वो जारी है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि देश में जो आज गणतंत्र दिवस के समारोह होने हैं या देश जो गणतंत्र दिवस मना रहा है आज, वो कहीं ना कहीं इन्हीं शूरवीरों की बदौलत है जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सरहदों की, देश के लोगों की सुरक्षा में सदैव इतनी कड़ाके की सर्दी में यहाँ खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं। बिल्कुल अजय, बिल्कुल ठीक है आपने। अजय, दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर सुरक्षा बलों को लेकर करें और सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए जा रहे हैं ऑपरेशन को लेकर करें, इनपुट्स निकलकर सामने आए थे कि आतंकी जो है अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने में तुले हुए हैं। इसके क्या कुछ इनपुट निकलकर सामने आए, क्योंकि यह भी कहा गया कि देश की राजधानी दिल्ली आतंकियों के निशाने पर है। देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके के हालात इस वक्त देश में हैं, जो शांति यहाँ बनी हुई है, जिस तरीके से भारत तरक्की कर रहा है, दुश्मन इस चीज को नहीं चाहता क्योंकि दुश्मन को पता है कि भारत की तरक्की का मतलब उसका फेलियर दुनिया को दिखना शुरू होता है। तो यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में और भारत में कहीं ना कहीं अपने नापाक इरादों को जो है अंजाम देने की प्रयास जो है वो दुश्मन करना चाहता है। जो इनपुट मिले हैं दिल्ली में, जो इनपुट मिला था कि एक खालिस्तान टेरर ग्रुप जो है वो वहां पर आतंकी हमलों को अंजाम देना चाहता है। जम्मू कश्मीर में लश्कर और जैश के आतंकी जो हैं वो घुसपैठ कर यहां बड़े हमलों को अंजाम देने की कोशिश करना चाहते हैं। बीती रात भी इसी तरह की कोशिश जो है इस इलाके में हुई और उसे नाकाम कर दिया गया। इससे पहले भी आपको बता दूं कि प्रगवाल सेक्टर में एक आतंकी घुसपैठ करके यहां दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, उसे जो है वहीं मार गिराया, उसे वहीं दबोचा गया। हथियारों की तस्करी कई बार ड्रोन के जरिए की गई। तो ये कहीं ना कहीं ये जो मंसूबे हैं ये साफ दिखाते हैं कि भारत की तरक्की और भारत की शांति जो है वो दुश्मन को, पाकिस्तान को रास नहीं आती और यही वजह है कि वो लगातार इनपुट्स मिल रहे हैं वो ये साफ बयां करते हैं कि नापाक मंसूबे अब भी दुश्मनों के। दिल्ली के हालात भी जान लेते हैं, जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद, लगातार ये इनपुट मिल रहे हैं कि कुछ रेड फोर्ट के स्टाइल का अटैक की तैयारी थी, क्या कुछ वो इनपुट्स और किस तरीके की तैयारियां? और देखिए जिस तरीके से 26 जनवरी से पहले जो जिस तरीके से देश की सुरक्षा एजेंसी, खुफिया एजेंसियों का ये जो इनपुट था कि बांग्लादेश जो मॉड्यूल है, कुछ आतंकी संगठन, इसके साथ साथ लश्कर तौयबा, जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी संगठन है वो इस बार कहीं ना कहीं आतंकी मॉड्यूल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद से पूरी तरीके से अलर्ट किया गया था, जारी किया गया था और दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी सिक्योरिटी अलर्ट की गई थी। इस टेरर मॉड्यूल में जिस तरीके से पिछले साल 2025 में जो लाल किले के पास जो जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था उसमें कई लोगों की जाने गई थी, तकरीबन 20 से ज्यादा लोगों की जाने गई थी। उसके बाद से जिस तरीके से 26 जो कोर्ट को इंटरसेप्ट किया गया था, उसको इस चीज का मॉड्यूल का पता चला था कि 2026 साल और 26 जनवरी, तो 26 का एक कोड रखा गया था, उसको भी दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से ट्रैक किया। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया। लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो यहाँ पर सिक्योरिटी आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पे टाइम टू टाइम पूरी तरीके से चेक कर रही है और ये जो पूरा रोड है, ये थोड़ी देर बाद ये जो रोड है ये ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ से ट्रैफिक मूवमेंट जो है, अगर हम बात करें अपने मेरे विजय अविनाश थे, तो यहाँ से जो बैरिकेड लगा दी गई है और यहाँ से जो रोड है ये सड़क को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ से ट्रैफिक जो लाल किले की तरफ जो ट्रैफिक जा रहा है उस ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है और यहाँ से अब थोड़ी देर में
जो है वो ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो यहाँ से रुक गया है। और अभी जो जिस तरीके से ट्रैफिक एडवाइजरी की गई थी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, जो रिंग रोड का रास्ता है जो सराय काले खां और आईएसबीटी की तरफ जाता है, इस रूट को अभी खुला हुआ है, लेकिन कुछ देर बाद इस रूट को भी पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया जाएगा, यानी कि बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ पर बिल्कुल जावेद, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं, दिल्ली इस वक्त हाई अलर्ट पर है और दिल्ली में आतंकियों के द्वारा एक बार फिर से लाल किले जैसा ही ब्लास्ट करने की प्लानिंग है। लेकिन हमने देखा कि सुरक्षा के लिहाज से इंतजामात भी बेहद कड़े, चाहे वो दिल्ली में हो या फिर तमाम और स्टेट्स में ही क्यों ना हो। और परेड की भी पूरी तैयारियां हैं, बस कुछ ही देर में तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। पल पल का अपडेट आपको देंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।